आज हम दरभंगा शहरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है जनता के सामने उस पर विचार विमर्श हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने अपने बैठक में ये बात खुलकर सामने आई हमारे बैठक में कि यहाँ के जो गरीब जनता है वो अपने जो सुविधाओं से महरूम है। अब हम आपको बताना चाहते कि आज खाद्य सुरक्षा का कानून काफ़ी जद्दोजहद के बाद लाया गया, क्योंकि देश के अंदर महंगाई के चलते भुखमरी हो रही थी और भुखमरी के चलते ये योजना के लिए वामपंथियों ने, खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने आंदोलन खड़ा करके सरकार को बाध्य करके खाद्य सुरक्षा कानून बनवाया। लेकिन दरभंगा शहर के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं हो पाया है। गरीबों को सस्ते दर पर अनाज नहीं मिल रहा है, बल्कि उनके नाम से जो अनाज आ रहा है उसकी लूट मची हुई है। लेकिन सत्ताधारी दल, शासक वर्ग और विधानसभा सदस्य या संसद सदस्य इन सवालों को छूते नहीं। वह नकली विकास का ढोंग रचकर वो जनता को धोखा देते रहे हैं दरभंगा शहर के अंदर। उसी ढंग से जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, राजीव गांधी आवास योजना है, इन सवालों पर कोई काम नहीं। इसमें पूरी हेरा फेरी हो रहा है और हेरा फेरी करने में दरभंगा नगर निगम का इस्तेमाल हो रहा है। नगर निगम के अंदर शहरी विधानसभा के सदस्य संजय सरावगी का असर है, मेयर उनके साथ हैं और राजीव गांधी आवास योजना की जो सूची बनी है या बन रही है उसमें बड़े पैमाने पर गरीबों को वंचित किया गया है, पैसे वालों का नाम जोड़ दिया गया है। इसमें शहरी विधायक का महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी बैठक ने महसूस किया दरभंगा शहर परंपरागत रूप से समृद्ध और संपन्न शहर रहा है। यहाँ का जो बुनियादी ढांचा विकास के लायक रहा है, आज के दौर के विकास के लायक रहा है। लेकिन पटना और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली सरकारों ने दरभंगा के इलाकों को, दरभंगा शहर को उपेक्षित किया है। हम आपको बताते चलें कि शिक्षा के बिना हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता और शिक्षा के लिए दो विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किए गए। लेकिन दोनों विश्वविद्यालय की क्या परिस्थिति है? हमारे यहाँ जो कॉलेज चल रहे हैं उसकी क्या परिस्थिति है? विश्वविद्यालयों को केंद्रीय दर्जा मिलना चाहिए था। दरभंगा शिक्षा का केंद्र रहा है। पुराने ज़माने से आज तक मंडन, अयाची और कई महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पैदा हुए हैं और उसके बावजूद दरभंगा को शैक्षणिक हब में बदला। अगर केंद्र और राज्य की सरकार ने रुचि लिया होता तो निश्चित तौर से दरभंगा के लड़कों को कोटा और दूसरे जगहों पर कोचिंग करने नहीं जाना पड़ता। इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने या रोजगार परक शिक्षाओं को लेने के लिए बाहर के राज्यों में नहीं जाना पड़ता। यहाँ के जो साधारण जन थे वह भी हासिल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ की प्रतिभा का लोहा पूरा संसार मानता है। दरभंगा के प्रतिभा का लोहा पूरा संसार मानता है। लेकिन राज्य और केंद्र के गद्दी पर बैठने वाले लोगों ने दरभंगा को इस कदर लूटा, इस कदर उपेक्षित किया कि आज यहाँ का मजदूर हो, यहाँ का नौजवान हो, यहाँ का विद्यार्थी हो, दर दर का ठोकर खा रहा है। और इस ठोकर के खाने के पीछे सरकारी उपेक्षा है, सरकारों का सौतेलेपन व्यवहार है। और इन तमाम सवालों को हमारे विधायक, हमारे होने वाले सांसद किसी ने भी नहीं उठाया। इन बातों को उठाने की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत शिद्दत से हम महसूस करते हैं कि इन बातों के लिए एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं दरभंगा का विकास करें तो बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे यहाँ, 73 पद है शिक्षकों का, लेकिन 3 शिक्षक मात्र दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पदस्थापित है। लड़कों का एडमिशन हुआ है, परीक्षा होता है, क्लास 70% क्लास करना अनिवार्य होता है। हम सरकार से पूछना चाहते और यहाँ की जनता से पूछना चाहते, जब 3 शिक्षक हो तो छात्र 70% क्लास कैसे कर पाता है, 75% क्लास कैसे कर पाता है, जिसके आधार पर परीक्षा होता। और यही हसर हमारे यहाँ DMCH पुराने ज़माने में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के प्रयास से यहाँ स्थापित हुआ था। DMCH
बड़ा प्रतिष्ठा था। हिमालय से लेकर गंगा किनार तक डीएमसीएच में रोगी आते थे। बड़े बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सक दरभंगा शहर में हुआ करते थे। एशिया स्तर के, विश्व स्तर के चिकित्सक यहाँ थे और उनकी सेवा गरीब जनता को, आम जनता को मिलता था। दिल्ली और पटना जाने से बेहतर पहले दरभंगा था, लेकिन समय के साथ दरभंगा डीएमसीएच का विकास नहीं किया गया, उल्टा उसका ह्रास हुआ है। उसके पास बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो कब गिर जाएगा, कब उसमें रोगी दब के मर जाएंगे, और विकास का हुआ खड़ा किया जा रहा है। संजय सरावगी और दूसरे सांसद हमारे आते हैं, अपना पीठ थपथपाते हैं, लेकिन डीएमसीएच से लेकर रेल दोहरीकरण का जो वादा उन्होंने किया कि हम रेल का दोहरीकरण पिछले 25 को से शुरू करेंगे, क्या हुआ समस्तीपुर रेल दरभंगा रेल दोहरीकरण का? उसी ढंग से हम आपको बताते हैं कि अभी पटना दीघा रेल लाइन खुलने वाला है। वहाँ मुजफ्फरपुर से मात्र 20 रुपया में लोग पटना चले जाएंगे, लेकिन दरभंगा के लोगों से को उन सुविधाओं से भी महरूम किया गया। सीधा रेल सेवा दरभंगा को नहीं मिल पाया। अरे कौन काम हो रहा है? पटना की सरकार, दिल्ली की सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि कौन सा काम कर रहे हैं? जब इन सुविधाओं से हमको महरूम किया जा रहा है तो कौन हमको हमारा विकास, कौन सा एक सड़क बना देना विकास है, एक नाला बना देना विकास है? हम आपको बताते हैं कि गर्मी के महीना में दरभंगा का जल स्तर नीचे चला जाता है, चापाकल सूख जाता है। बड़े लोग तो खरीद कर पानी पीते हैं, लेकिन जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनका अगर पानी सूख जाता है बड़ी दिक्कत और शिद्दत सहन करना पड़ता है। नदी का, डबरा का गंदा पानी पीने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है। और ये जल स्तर इसीलिए नीचा गया है कि दरभंगा के अंदर जो 500 के लगभग पोखरा था, उसमें से ज़्यादातर पोखरों को भर दिया गया है। और भर कर कौन लोग हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं पोखरा को भरने में? इसमें शामिल है इस शहर के जनप्रतिनिधि, इस शहर के जमीन माफिया, इस शहर के जो जमींदार पूंजीपति वर्ग के पार्टी है, राजद और बीजेपी, सारे लोग जमीन का माफियागिरी कर रहे हैं। और उन लोग इस पोखरा को, आहर को और सरकारी जमीन को बेचकर बलात् बेच रहे हैं, और इसमें सारे लोग शामिल हैं। लोग लोन ले लिए हैं, लेकिन एक भी इंडस्ट्री चलता नहीं है। कुछ कोई दाल, कोई चावल मिल 1 2 4 वहाँ चलता है, बाकी मिलों की कोई अता पता नहीं है। लेकिन उस प्लॉट पर इंडस्ट्रीज के नाम पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया दरभंगा शहर के धन्ना सेठ होकर यहाँ बकाया है। आज अगर किसान के यहाँ 10,000 20,000 रुपया बाकी होता है तो किसानों का चौखट केवाड़ खोल लिया जाता, रिक्शे वालों का रिक्शा छीन लिया जाता। लेकिन आज करोड़ों रुपया बाकी रहने वाला सीना का बटन खोल के दरभंगा के सड़कों पर चलता है और सांसद विधायक बनने की दावेदारी करता, जबकि किसान 10,000 20,000 लोन लेने वाला भागा मारा फिरता है। ये दोहरी नीति जो केंद्र और राज्य सरकार की है, उसकी निंदा हमारी बैठक ने किया है। अगर इन सवालों को लेकर हमको आगे बढ़ना है, इन सवालों पर काबू पाना है, निश्चित तौर से जो अभी तक सांसद विधायक होते रहे हैं, जिन विचारों के लोग जाति और धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक के आधार पर, इस आधार को छोड़कर जनता की एकता का निर्माण करके इस बार चुनाव में हमको जाना होगा। और हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग वामपंथी एकता के आधार पर चुनाव के मैदान में जाएंगे और गरीबों का, किसान मजदूरों का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का एकता का निर्माण करके इस बार हम चुनाव जरूर जीतेंगे। दरभंगा शहर में जो भ्रष्ट और अपराधी विधायक है उसको पराजित करेंगे और इस बार जनता का प्रतिनिधित्व होगा, जनता की आवाज़ विधानसभा के अंदर उठेगी। क्या नाम हुआ आपका? ललन मंडल। क्या हुआ है आपके साथ, क्या मामला हुआ? हमारे पत्नी है, मेरे बच्चे गायब हो गए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम थाना प्रभारी को भी बोल चुके हैं, बहुत वहाँ भी दौड़ के हम परेशान हो गए हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जो हम एसपी साहब को भी दे के आए थे, वहाँ भी मतलब दिए हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेंगे तो हम 26 तारीख को ये होगा, हम 27 तारीख से वहाँ पे हम धरना दे देंगे, भूखे हड़ताल पे हम बैठ जाएंगे। कितने दिनों से आपकी पत्नी और बच्चा गायब है? 12 दिन हो गए सर। 12 दिन हो गए जी। थाना पे आपने दिया हुआ है आवेदन? जी, सब कुछ दिए हुए सर। और आज आप एसएसपी साहब के आवेदन दे के आए हैं? हाँ, आज हम दे के आए हैं, अभी भी दे के आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र मंडल जी। आप इनके नरेंद्र मंडल के पड़ोसी हैं? हाँ, हम बस उनके बहुत नज़दीके हैं, रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन पड़ोसी हैं। और एक समाज सेवक भी हैं? और समाज सेवक है। और हम पेंशनर एसोसिएशन का भी काम करते हैं, जो रिटायर कर गए हैं उनका काम हम देखते हैं। और
मोहल्ला का भी हम काम देखते हैं। मोहल्ला में भी कोई घटना घटती है तो हम लोग सभी लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए। एक बैठक हुई है और बैठक में हम लोग ने यह निर्णय लिए हैं कि ललन मंडल की पत्नी जो 12 तारीख को अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकली, स्कूल से मात्र एक बच्चा वापस हुआ, वो दोनों नहीं मिल रहा है। और हम लोगों को भी आशंका है, इनको खबर हुई, ये बनारस में रहते हैं ललन मंडल, ये आए, हम लोगों को पूरी जानकारी हुई। हम लोग भी तमाम जगह इनको कहे कि खोजिए अपने रिलेशन में, ये थाना में भी गए कि हम लोगों को भी आशंका है कि इनकी पत्नी को और इनके बच्चे को किसी ने अपहरण कर लिया है। और उसने अपने भाई को फ़ोन किया था और इसमें उसने बोला कि भैया भैया कहा और इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है जो उसको फ़ोन को छीन लिया हो, जैसा जानकारी हुई है। और इसने थाना में भी खबर किया, थाना को भी लिख करके दिया, लेकिन अपहरण का केस नहीं बना करके गुमशुदगी का केस बनाया गया है। जो ये बहुत कष्टकारक बात है कि अभी तक 12 दिन से, और फिर एसपी साहब के सामने भी गए, टाउन एसपी के सामने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इनका बच्चा, वो पत्नी के साथ क्या क्या घटना घटता होगा, जो पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है, जो आए दिन बात हो रही है, संभव है कि वही घटना घटता होगा। तो इससे ये तो परेशान ही है, हम पूरे मोहल्लावासी परेशान हैं। 27 तारीख तक नहीं मिलेगा, 28 तारीख से इनका अनशन शुरू होगा। अनशन शुरू होगा तो हम मोहल्ला के भी के जितने भी पड़ोसी हैं, जितने मोहल्ला के वासी हैं, चुप नहीं बैठेंगे। इनको भी साथ देने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 28 तारीख से हम लोग भी इनको साथ देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इसको हम अपनी राष्ट्रभाषा में उस रूस के तरह, रूस के बाद और भी 3-4 ऐसे देश है जहां वो इंग्लिश नहीं, जो हम भी अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार पूरे देशवासियों के इस तरह का जो आयोजन होते रहता है, उस आयोजन के माध्यम से जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए जो भी उनको एक संदेश जाता है कि किसी भी रूप में हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। हिंदुस्तान की जो पहचान है, जो संस्कार है, वो प्रेरित रहेंगे। इसके साथ ही और भी सभी आदमी को आना है। इसके साथ ही हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। सारा प्रणाम। आदरणीय वक्ता जो आ रही हैं, आदरणीय मेनका सिंह, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मेनका सिंह। हिंदी दिवस, हिंदी के पखवाड़े के पावन अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर आज के वैश्विक युग में इस हिंदी के महत्व और इसके विलुप्त होते हुए, गुम होते हुए अस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी मातृभाषा, और हर वर्ष हम लोग 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते आते हैं। यह दिन उस भाषा पर भी इस हिंदी दिवस को के प्रति जागरूकता पैदा करने और हिंदी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हम आज इस हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर हम सबों को एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि इसके गुम होते हुए अस्तित्व को, ये के बारे में, फिर संविधान ने इसकी पहचान और देश विदेश में की पहचान के बारे में बताया। हिंदी हमारे भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी बोली और समझी जाती है। हिंदी आज भारत के
सीमा से निकलकर विश्व धरातल पर पहुंच गई है। हिंदी को हम संपर्क भाषा के रूप में भी मानते आ रहे हैं। ध्वन्यात्मक भाषा होने के कारण इसे लिखना और बोलना बहुत ही सरल है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स के अनुसार हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के अलावा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है जो दाम रहा है। हिंदी के काव्य विस्तार निरंतर हो रहा है। इंटरनेट द्वारा संप्रेषण किया जा रहा है। आजकल हिंदी में वेबसाइट, ब्लॉग, ईमेल, चैट, वेबसाइट की सुविधा का लोग जरूर बहुत भरपूर प्रयोग